हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मॉन्टेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं, उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफ़ी बुक्स के बारे में आचार्य जी की आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है, एक्सीलेंस, ठीक है? आगे इन्फाइनाइट पोटेंशियल अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफ़ी बुक्स है, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विथ गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विथ ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विथ गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक है ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे। आचार्य प्रशांत जी के ऐप में आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना। पहली बात, आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक है ना। पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से। अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 मानचित्र, हमारी पृथ्वी, कक्षा 6 की पुस्तक, भूगोल पुस्तक, ठीक है। तो उससे पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। कोई भारी ज्ञान नहीं चाहिए, भारी से भारी ज्ञान को भी जो निष्पक्ष, मतलब किसी के पक्ष ना होकर के निष्पक्ष रूप से देख सके, वो ईमानदारी चाहिए, ठीक है ना। तो अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। हमने ग्लोब पढ़ा है पिछले अध्याय में, ठीक है ना। ग्लोब पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी का पढ़ाई करने के लिए बहुत काफ़ी उपयोगी होता है, काफ़ी यूजफुल होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी विशेष, किसी खास क्षेत्र के भाग के बारे में, जैसे कि कोई देश, कोई राज्य, जिला, गांव या शहर का अध्ययन, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब उपयोगी साबित नहीं होती है। इस परिस्थिति में, इस समय, इस वक्त हमें मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। मानचित्र को मैप भी कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक ना। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी पर खींचा गया चित्र होता है। कैसी होती है, चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की जो सतह होती है उसके एक भाग के पैमाने पर, पैमाना मतलब नाप पर, ठीक ना। पृथ्वी के उसके भाग के नाप पर, नाप के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गई एक चित्र होता है। इस प्रकार मानचित्र एक बड़े क्षेत्र का छोटा रूप चित्रण होता है, बड़ा सा क्षेत्र का एक छोटा सा रूप चित्रण होता है, ठीक ना, चित्र का रूप होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी का पढ़ाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब उतना उपयोगी नहीं होता है जितना कि मानचित्र होता है, ठीक ना। हमारे अध्ययन या जानकारी संबंधी आवश्यकताओं को मानचित्र पूरा करता है। अगर किसी एक खास क्षेत्र के बारे में यदि हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो कौन हमारी जानकारियों को पूरा करता है, आवश्यकताओं को पूरा करता है, मानचित्र। और यदि पूरे विश्व के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्लोब का सहायता लेते हैं, ठीक है। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को दर्शाते हैं, दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। तथ्य मतलब बातें, ठीक ना। आगे देखिए, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ जब हम लोग रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार
प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित मानचित्रों का एक समूह है, ठीक ना, संग्रह है, समूह है, ठीक। एटलस क्या है? अलग अलग प्रकार के पैमानों से खींची गई माप के आधारित मानचित्रों का संग्रह है, ठीक। पैमानों के बारे में हम लोग समझेंगे अभी, ठीक ना। देखिए, मानचित्र से हमें एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब में जितना जानकारी प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा जानकारी हमें मानचित्र में मिलता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ डिटेल में हमें मिलते हैं, है ना, क्योंकि ग्लोब तो उतना बड़ा नहीं होता है जो कि हम डिटेल्स उसमें बता पाएँ चीज़ों को, ठीक ना। भौतिक मानचित्र क्या होता है? मानचित्र के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है। देखिए, पहला भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, पृथ्वी में जितने भी प्राकृतिक आकृति हैं, फोटो हैं, ठीक ना, जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए मानचित्र को दिखाने वाले जो मानचित्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी मानचित्र। ऐसा मानचित्र जिसमें प्राकृतिक आकृतियों को दिखाया जाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक ना। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से, इस मानचित्र में क्या, अलग अलग रंगों के माध्यम से के हेल्प से, के यूज से, ठीक ना, धरातल की विविधताओं, धरातल की विभिन्नताओं, विविधता मतलब विभिन्नताएं को प्रदर्शित, दिखाया जाता है, ठीक है। जानने योग्य बातें क्या क्या है? मानचित्र पर विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शन, जैसे कि नीला जल के लिए, हरा मैदान के लिए, पीला पठार के लिए, लाल पर्वत के लिए दिखाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। भौतिक मानचित्र पढ़ लिया हमने, अब है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र मतलब राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक ना। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? देखिए, थीमेटिक मानचित्र वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसमें थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है? विशेष प्रकार का जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि सड़क, वर्षा, सड़क कहाँ पर हो रही है, वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक ना, अभी कहाँ हो रही है, वन कहाँ पर ज़्यादा, जंगल कहाँ पर ज़्यादा हैं, रेल के पटरी कहाँ कहाँ गुजरे हुए हैं, तथा कहाँ कहाँ फैक्ट्री सब हैं, उद्योग हैं आदि का वितरण, फैलाव, वितरण मतलब फैलाव दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे मानचित्र जहाँ विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि सड़क का, वर्षा कहाँ होता है, जंगल का, रेल रेल का, परिवहन का, फैक्ट्रियों का जो फैलाव को दर्शाने के लिए हम लोग थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। इन मानचित्रों के माध्यम से दी जाने वाली सूचना ही इनके नामाकरण को दर्शाता है। इस मानचित्र में जो, मानचित्र के माध्यम से जो सूचना दी गई होती है, उसी के अनुसार इन्हें नामांकन किया जाता है, नाम दिया जाता है, ठीक है ना। मानचित्र की भाषा क्या क्या होती है? मानचित्र में तथ्यों को, बातों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक ना। शब्द यदि हम लोग मानचित्र में प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल भर जाएगा मानचित्र, कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना, शब्द ही भर जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातों को एक चिन्ह से हम लोग दर्शा देते हैं। इन चिन्हों को ही मानचित्र का भाषा कहते हैं। अब मानचित्र का क्या भाषा होता है? चिन्ह का भाषा होता है, ठीक ना। मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व, मानचित्र में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, क्या क्या यहाँ होते हैं, ठीक ना। पैमाना, पैमाना होता है, ठीक। पैमाने मतलब मैंने क्या बताया था कि नाप, ठीक ना, नापी कि एक अंदाज़ा लिया जाता है कि यदि वहाँ का दूरी इतना है तो उसे इतना मान लिया जाता है, मतलब आप एक अंदाज़ा से मान लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए अ, आप आप आपके घर से आपका ऑफिस 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो मानचित्र में एक मान लिया जाएगा, ठीक है। आप अगर 30 किलोमीटर जाते हैं तो यहाँ 2 मान लिया जाएगा,
तो एक पैमाना मान लिया जाता है, एक नाप मान लिया जाता है, उसको पैमाना कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, प्रतीक, चिन्ह, दिशा तथा रंग इसका प्रमुख तत्व होता है मानचित्र का, ठीक ना। तो पैमाना को समझते हैं पहले हम। तो पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा स्थल पर वास्तविक दूरी, जैसे कि मैंने बताया 15 किलोमीटर वास्तविक दूरी हो गया, तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी की अनुपात, मानचित्र पर दिखाई गई अनुपात, जैसे कि मान के चलिए मैंने क्या दिखाया था, 15 किलोमीटर और 1, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 15, ठीक ना। वास्तविक स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। पैमाने के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, छोटे पैमाना वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। अब पैमाने के आधार पर भी दो तरह के मानचित्र होते हैं, ठीक है, छोटे और बड़े। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे देशों, महाद्वीपों, महाद्वीप मतलब क्या होते हैं, भूमि का एक बहुत बड़ा भाग, सतत और विशाल भाग होता है, ठीक है ना, जो आमतौर पर कई देशों को समेटे होता है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। हम लोग कहाँ पर हैं, एशिया में हैं, ठीक ना। ये भारत कहाँ पर है, एशिया में, एशिया महाद्वीप में है, ठीक। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि बड़े भूभाग, बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे जैसे देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हेतु बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है, जैसे कि किसी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल की 200 किलोमीटर को दर्शाते हैं तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यदि बड़े को यदि हम लोग छोटा में प्रदर्शित करते हैं तो छोटे पैमाने वाला कहते हैं, ठीक ना। जब छोटे क्षेत्रफल को देखिए, बड़े क्षेत्रफल को क्या किया हमने, किसी मानचित्र पर बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को जैसे कि देश, महाद्वीप को कागज पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, बड़े को छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि छोटे क्षेत्रफल भूभाग, गांव, शहर आदि को दिखाने के लिए होता है, तो बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे कि मानचित्र में 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी स्थल को दर्शाया जाता है, तो ये बड़े पैमाने, समझ गए बात। अगर बड़े 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 क्षेत्रफल भूभाग को छोटे पैमाने पे दिखाया जाता है तो उसे छोटा पैमाने वाला मानचित्र, और अगर छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है तो बड़ा पैमाने वाला मानचित्र हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र में छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियाँ होती है। बड़े पैमाने वाले में ज़्यादा जानकारी होती है क्योंकि ज़्यादा अधिक विस्तृत उसमें चीज़ों को बताया जाता है, विस्तार से चीज़ों को गहराई से बताया जाता है ना, समाहित होते हैं। अगर हमें पैमाने की सही जानकारी है तो हम मानचित्र के माध्यम से स्थल पर दो स्थानों के बीच वास्तविक दूरी को आसानी से पता कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हमें जानकारी है तो दो वास्तविक दूरी के बीच में हम लोग कितना दूरी है वो भी पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है, और इससे मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो आपके मानचित्र के पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो जितना सेंटीमीटर जाएंगे, मान के चलिए 2 सेंटीमीटर गए तो कितना हो गया, 20 किलोमीटर। तो उसी के हिसाब से हम पता कर सकते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए दोनों स्थान के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं, ठीक ना। यदि पैमाना आपको अच्छे तरीके से दिया हुआ है तो आप बीच की दूरी का सही पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब पैमाने का बात हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतीक, चिन्ह और रूढ़ चिन्ह। मानचित्र पर अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या चिन्हों का प्रयोग होता है वो देखेंगे हम लोग। ये चिन्ह रेखा, बिंदु, ये चिन्ह क्या क्या होते हैं, रेखा होते हैं, बिंदु होते हैं, ठीक है। वर्ग, वर्ग ऐसा होता है, वर्ग होते हैं, वृत्त, गोल,
ठीक है ना, त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज, ठीक है, आदि के द्वारा दिखलाए जाते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से अपरिचित हैं, मतलब किसी क्षेत्र में कोई भाषा अगर बोला जाता है, मान के चलिए कोई झारखंड का व्यक्ति है और अगर तमिलनाडु का भाषा नहीं जान रहा है, ठीक ना, तमिल का भाषा नहीं जान रहा है, तो तब भी वह हम मानचित्र में दिए गए चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त, मतलब काफ़ी भौगोलिक जानकारियाँ, वहाँ के आसपास के पर्यावरण का जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई भाषा नहीं होता है। मानचित्र का भाषा क्या होता है? चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, पैमाना होता है ना? इन प्रतीक चिन्हों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कि मानचित्र एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी मिल चुकी है, सभी सहमत भी हो चुके हैं। ये चिन्ह रूढ़ या प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे आप, रेलवे लाइन के लिए बड़ी लाइन और मीटर लाइन के लिए देखिए रेलवे लाइन के लिए ये वाला उपयोग किया गया है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन के लिए ये वाला, रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला उपयोग किया है, ठीक है ना। पक्की सड़कें, सड़कें के लिए क्या क्या है, पक्की के लिए ऐसा और कच्ची सड़कें के लिए ऐसा। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसा है राज्य सीमा के लिए, और ये जिला सीमा के लिए। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, ठीक ना, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। फिर मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर के लिए, गिरजाघर, मस्जिद के लिए। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को कैसे दिखाया गया है देखिए, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है ना। और पुलिस स्टेशन को कैसे दिखाया गया है देख सकते हैं आप। बस्ती, कब्रिस्तान, ये बस्ती हो गया, ये कब्रिस्तान हो गया। पेड़ और घास, ठीक है, समझ में आ गया। अब दिशा का पता करते हैं। मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ एक तीर का निशान अंकित होता है, दिया हुआ होता है। किसी भी मानचित्र में दाहिने ओर आपको एक तीर का निशान दिया हुआ रहेगा, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा, उत्तर, नॉर्थ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो हम लोग ऑटोमेटिक सभी दिशा को पता कर सकते हैं। उत्तर ऊपर हो गया तो नीचे हो गया दक्षिण, और इस इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, ठीक है। यहाँ आप जैसा भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ओके। जब हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है तो हम चारों दिशाओं को आसानी से खोज पाते हैं। चित्र 4.5 में आप देख सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बंधु कहे जाते हैं। ये क्या होते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, ठीक ना। इन दिग्बिंदु के बीच, ये जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, इनके बीच में आप देख पा रहे होंगे, ये है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, पूर्व और उत्तर के बीच में पूर्व उत्तर, ठीक है, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। ये क्या हो गए, उत्तर पूर्व, ये सब होते हैं, ठीक ना। इनके दिग्बंधु के बीच में ये सब भी होते हैं, ठीक ना। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति, बिल्कुल सही स्थिति को हम लोग क्या कर सकते हैं, सही पता लगाया जा सकता है, ठीक ना। अब देखिए, किसी भी स्थान पर उत्तर दिशा का पता दिक् सूचक की सहायता से लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की तीर हमेशा उत्तर दिशा को दिखती है। किसी भी स्थान पर उत्तर दिशा का हम पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक मतलब जो यंत्र होता है दिशा बताने वाला, उसे कहते हैं दिक् सूचक, ठीक ना। दिशा दिखाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? दिक् सूचक, ठीक। अब रंग के बारे में पढ़ते हैं, कैसा रंग होता है, क्या होता है। मानचित्र पर तथ्यों को स्पष्टता से, तथ्यों मतलब बातों को स्पष्टता, साफ सुथरा से दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए विभिन्न रंगों, अलग अलग रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे जल के लिए नीला रंग का प्रयोग होता है, काले नीला रंग और काले रंग
से रेल मार्ग, रेल का रास्ता को दिखाया जाता है। हरे रंग से वन या वनस्पति मतलब पेड़ पौधे घास मैदान को क्या रंग से दिखाया जाता है, हरे रंग से दिखाया जाता है। पीले रंग से कृषि प्रदर्शित किए जाते हैं और पीले रंग से हम खेती को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और भी अन्य तथ्यों को इन रंगों से दर्शाया जाता है, और भी अन्य बातों को भी इन रंगों से दर्शाया जाता है, ठीक। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र जो पैमाने पर आधारित ना होकर यादाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। जैसे कि कोई पैमाना नहीं होता है और ये क्या होता है, याददाश्त पर आधारित होता है, ठीक ना। याददाश्त, याद पर, रखने वाले के लिए, याद रखने के लिए किया जाता है, जो कि उसी स्थान का अवलोकन के लिए आधारित होता है, निर्भर रहता है, ठीक ना। अगर आप किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको उस रास्ते की जानकारी नहीं होती है, ठीक ना, तो आप अपने मित्र से जिस रास्ते की जानकारी है, आपका मित्र जिसे रास्ते की जानकारी है, एक कागज पर उसका कच्चा नक्शा बनाता है। इस कच्चे नक्शे को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं, ठीक ना। तो रेखा चित्र बिना पैमाने के बनाए जाते हैं। एग्जैक्ट डिस्टेंस इसमें कुछ नहीं लिया जाता है, पैमाने से बनाया जाता है, ठीक है। कि इधर से लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, यहाँ पर पंचायत भवन है, इधर आपका मान के चलिए यहाँ 3 घर हैं, फिर फूलों का उद्यान है, फिर यहाँ कुआं है, फिर राइट मुड़ना है, बैंक है, ठीक है ना। इसमें कोई पैमाना नहीं होता है, ठीक। इसमें केवल रेखा खींचे जाते हैं, रेखा, ठीक है। अब खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक छोटे, देखिए छोटे, ये हो गया खाका आपका, ठीक ना। एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। बड़े पैमाने पर खींचा गया है, मान के चलिए इतने ही बड़ा जगह में आपका डोहे बना दिया, पंचायत भवन बना दिया, गांव मतलब पूरा गांव को समा दिया इसी खाका के अंदर, ठीक है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो हमारे लिए आवश्यक होती है उन्हें हम मानचित्र से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भवन की ऊंचाई, ये सब तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, भवन कहाँ पर है वो हम लोग जान सकते हैं, ठीक ना। भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई इत्यादि ऐसी जानकारी को हम खाका के माध्यम से आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे चैप्टर खत्म हो गया। तो मानचित्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैप कहते हैं। रंग को कलर, रूढ़ चिन्ह को कन्वेंशनल साइन कहते हैं, दिक सूचक कंपास, रेखाचित्र स्केच, ठीक है ना। खाका मतलब प्लान, और दिशा मतलब डायरेक्शन, भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मानचित्र थीमेटिक मैप, पैमाना स्केल, ठीक है ना। अब रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर जो खींचा गया होता है उसे क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है ना। क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। सड़कों का वितरण खाली स्थान मानचित्र में दर्शाया जाता है। सड़कों का वितरण किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? सड़कों का वितरण सड़क मानचित्र में दर्शाया जाता है, ठीक है। वितरण आपका सड़क मानचित्र में दर्शाया जाता है। राज्यों, नगरों आदि का वितरण किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? ये आपको राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। तीसरा नहीं, चौथा, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात को क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। ये क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। कच्चे नक्शे या रेखाचित्र को खाली स्थान कहते हैं। कच्चा नक्शा और रेखाचित्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? रेखाचित्र कहते हैं, ठीक है। वो रेखाचित्र ही कहते हैं। सही उत्तर को लिखिए। पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र को, जो पहाड़ पर्वत को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, है ना। फिर दिक सूचक का उपयोग किया जाता है कहाँ पर?
दिक्सूचक का क्या पे उपयोग किया जाता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए, या दूरी को मापने के लिए, या मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, या गति मापने के लिए? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है, क्यों? मानचित्र के लिए या रेखाचित्र के लिए? रेखाचित्र में तो पैमाना नहीं होता है, मानचित्र में पैमाना का आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मैंने उत्तर लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया जाता है क्या को? महासागर को, कृषि क्षेत्र को, पठार को, पहाड़ को? महासागर को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ठीक ना, मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं? ठीक, इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि पैमाने का मतलब क्या होता है? वास्तविक दूरी का अनुपात, और जो वास्तविक दूरी का अनुपात और जो माना गया अनुपात ही पैमाना होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? मानचित्र में पैमाना वह अनुपात होता है मानचित्र पर किसी दूरी और धरातल पर वास्तविक दूरी के बीच का संबंध को दर्शाता है। ठीक है, सही कहा हमने। अगला क्वेश्चन क्या है, यहीं से देखते हैं, हमने क्वेश्चन में लिख दिया है। ठीक ना, देखिए मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पैमाना है, दिशा है, प्रतीक है, शीर्षक है, मतलब चिन्ह कह सकते हैं। ठीक ना, इसको चिन्ह ही लिख दीजिएगा। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? प्रधान दिग्बिंदु क्या क्या हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होते हैं। ठीक है, अब लघु प्रश्न लिखना है आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिटेल में हमें दिए होते हैं। ठीक ना, मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा अधिक सहायता होते हैं क्योंकि पृथ्वी के किसी छोटे या बड़े हिस्से को विस्तृत रूप से दर्शा सकते हैं, जबकि ग्लोब केवल पूरी पृथ्वी को एक छोटा प्रतिरूप होता है। पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप होता है और उस पर विस्तार से जानकारी नहीं दिखाई जा सकती है, क्योंकि पूरा पृथ्वी का ये छोटा प्रारूप होता है ना। दूसरा, अगला क्वेश्चन क्या है? मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का पैमाने के अनुसार, इसमें पैमाने के अनुसार समतल सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है, जबकि खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर किसी भवन या विशिष्ट स्थान पर विस्तृत योजना दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक ना, कोई प्लान बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए अंतर बताइए, क्या क्या अंतर बताना है? भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में अंतर बताइए। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? जो ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पठार, पर्वत, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाते हैं। और राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं? ये मानचित्र विभिन्न देशों, राज्यों, शहरों और उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। ठीक, छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाले मानचित्र में क्या अंतर है? छोटे पैमाने में क्या होता है? मानचित्र के बड़े हिस्से को कम वितरण के साथ बताया जाता है, उसे छोटे पैमाने कहते हैं। और यहाँ बड़े पैमाने में मानचित्र के छोटे क्षेत्रों को लेकिन अधिक वितरण के साथ बताया जाता है, उसे बड़े पैमाने कहते हैं। ठीक ना, अब कारण बताना है इसमें, है ना। देखिए, रेखा चित्र वो चित्र है जो याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित है। ठीक है, यह सत्य है क्योंकि रेखाचित्र स्केच अक्सर बिना किसी पैमाने के केवल याददाश्त और तत्काल स्थानीय अवलोकन के आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक ना, तत्काल में अभी क्या कहाँ जाना है और ये अवलोकन के लिए जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक ना, ताकि किसी स्थान की सामान्य विशेषताओं को दर्शा सके। ठीक है, आगे क्या है? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र होता है। बिल्कुल, कारण बताइए। यह सत्य है क्योंकि खाका जो प्लान होता है किसी छोटे क्षेत्र जैसे कमरे, भवन का बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया विस्तृत चित्र होता है। ठीक है ना, जिसमें अभी सभी आयाम, सभी प्रकार की जानकारियाँ
वितरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ खाका में बिल्कुल छोटे से जगह को बिल्कुल गहराई से बताया गया है ना। छोटे से जगह को बिल्कुल गहराई से बताया गया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सभी स्थलों को बिल्कुल गहराई से बताया जाता है। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का वर्गीकरण करके वर्णन कीजिए। मानचित्र के मुख्य तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र ये पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को बताते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, ये विभिन्न देशों, शहरों और कस्बों का और उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, ये विशिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि वर्षा मानचित्र, वन वितरण, सड़क मानचित्र, जनसंख्या घनत्व, ये सब को बताते हैं। ठीक है ना। आगे, मानचित्र भाषा से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। अच्छा, मानचित्र भाषा का तात्पर्य है उन संकेतों, प्रतीकों, रंगों तथा अक्षरों से है जिनका उपयोग मानचित्र में विभिन्न विशेषताओं की जानकारी को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह सार्वभौमिक भाषा होता है। ठीक है ना। जो मानचित्र को समझने में मदद करती है। ये सार्वभौमिक मतलब सभी जगह माना गया भाषा होता है। ठीक ना। चाहे व्यक्ति किसी भी भाषा का हो, इसे शामिल होता है। जैसे कि क्या क्या होता है इसमें, मानचित्र का भाषा प्रतीक होता है, रंग होता है, पैमाना होता है, दिशा होता है। प्रतीक में आपके भवनों, सड़कों, रेलवे लाइन, पुलों को दर्शाने के लिए मानकृत चिन्ह होते हैं। रंगों, भू आकृतियों, विशेषताओं जैसे कि जल नीला, पहाड़ भूरा, ये सब बताने के लिए किया जाता है। ठीक ना। पैमाने, मानचित्र पर दूरी और वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात होता है। दिशा क्या क्या होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसके बीच का भी जो दूरी होता है, जैसे कि उत्तर पूर्व, इस टाइप का जो होता है एग्जैक्ट आपका जगह को बताने के लिए होता है। ठीक ना। आगे क्या है, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य, अपने स्कूल का एक रेखाचित्र खींचिए। रेखाचित्र खींचिए। ठीक है ना। स्कूल का एक रेखाचित्र खींचना है। अध्यापक कक्ष, अपना वर्ग, पुस्तकालय एवं खेल का मैदान को दर्शाना है आपको सारा रेखाचित्र में। ठीक ना। यह एक परियोजना कार्य है जिसे छात्र को स्वयं करना है, तो आपको स्वयं करना है। ठीक ना। आप अपने वर्ग की कक्षा में जिस स्थान पर बैठते हैं उस वर्ग कक्षा की प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाएंगे। वर्ग कक्ष को प्रतीक द्वारा बताएंगे। जैसे कि आप जिस भी वर्ग में हैं उस वर्ग को आप लिख दीजिएगा। ठीक ना। इसे भी स्वयं से करना है। तो हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। आप जुड़े हुए रहिए और अपनी समझ को बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है समझ को बढ़ाना ही है। ठीक है, और कुछ नहीं है ना। कि किसी भी बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी सा बोर्ड हो या कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको चुटकी में, मतलब विदिन सेकंड आपको खोजना है, 1 सेकंड के अंदर में खोजना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको आपका होम स्क्रीन में एक आइकन लाना होगा, एक विजेट लाना होगा, जैसे कि मैं आपको ला करके दिखाता हूँ। ठीक है। उसके लिए पहले क्या करना होगा कि आप जो होम स्क्रीन है उसमें होम स्क्रीन में क्या कीजिएगा कि आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, मतलब दबा कर रखिएगा। ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, इस टाइप का, वॉलपेपर, आइकन्स, विजेट्स, तो लेआउट, ये सब दिख रहा होगा। तो आप विजेट पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है। विजेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक ना, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल। गूगल दिख रहा है। अब गूगल में ही एक ऑप्शन है, गूगल 4x1 क्विक सर्च बाय टेक्स्ट, वॉइस और कैमरा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं ये आपके होम स्क्रीन पर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये होम स्क्रीन पर आपका आ चुका है। ठीक है, आ गया है। अब इसे क्या करना है आपको कि ये जो आपको आइकन दिख रहा है कैमरा के जैसा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह खुलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक ना, तो इस तरह का खुलेगा। आप इसे खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फोटो खींच लीजिए इसको। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कितना दूर का आपको चाहिए आंसर, और आप इसका आंसर आपको तुरंत ही गूगल पर मिल जाता है। देखिए, ठीक है ना, मैच द कॉलम मिल गया। अगर आप इसका डीपर नॉलेज चाहते हैं तो डीप
डीपर एआई मॉडल में आप डाइव कर सकते हैं, आपको और गहराई से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में मिल जाएगा, है ना। यदि आप पहले से फोटो खींच चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे कि ऐसा फोटो खींचने के लिए आता है, पहले से फोटो खींच चुके हैं आप तो यहाँ पर जाइएगा, जैसे कि गैलरी का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस गैलरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आप और यहाँ आपको दिख रहा होगा अलाउ एक्सेस, दिख रहा है अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और आप यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना। और आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर इसे क्लिक कर देना है, कोई भी क्वेश्चन आप चूज करके उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप क्रॉप कर लीजिए जितना जितना दूर का आपको यदि चाहिए उतना दूर आप क्रॉप करके और आप क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का मुझे चाहिए आंसर, तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा और आंसर खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। देखिए सारा चीज़ का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। यदि और डीप में यदि जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाइव डीपर इन एआई मॉडल, ठीक है। तो एआई के द्वारा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ आपको मिनटों में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मान के चलिए संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी भाषा का यदि कुछ भी भाषा में है, मान के चलिए आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, उसका आपको हिंदी भाषा में निकालना है, ठीक है। कुछ भी भाषा आप पढ़ रहे हैं उसको आपको आपका जो नॉलेज है, आपको जो भाषा में आपका नॉलेज है वो भाषा में आप जानना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या कीजिएगा, आप प्ले स्टोर में, अपने फोन के प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक ना। प्ले स्टोर में आप क्या टाइप कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सर्च में जाइएगा और यहाँ टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट क्लिक करने के बाद देखिए इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है जिसके कारण ये ओपन दिखा रहा है, आपका में इंस्टॉल दिखाएगा तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और इसे ओपन कर लीजिएगा, है ना। तो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट, तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप, और एक तो कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं या यहाँ पर टाइप करके जो जिस भी चीज़ का आप अर्थ जानना चाहते हैं वो अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए डॉग, DOG डॉग, डॉग का आप डॉग इंग्लिश है, ठीक है ना, डॉग इंग्लिश में होता है, उसका आप संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, ठीक है ना, संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं तो क्या होगा, कुकुरा, क्या होता है डॉग का संस्कृत शब्द, क्या होता है डॉग का संस्कृत शब्द कुकुरा, ठीक है। तो ऐसा पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कैमरा का आइकन दिख रहा है, ये कैमरा के आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक तो फोटो खींचने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप पहले से फोटो खींच चुके हैं, ठीक है ना, पहले से फोटो खींचे हुए हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आपको फोटो चूज कर लीजिएगा। जैसे कि इस आइकन पर आपने जैसे क्लिक किया और फिर क्या कीजिएगा, अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। अलाउ एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो आएंगे उसको आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहला फोटो चूज कर लिया, ठीक है। चूज करने के बाद आपका चूज किया हुआ फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको जो भी सब्जेक्ट भाषा में आपको बदलना है, जैसे कि ये संस्कृत में है तो ये संस्कृत में है, आपको बदलना है हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में बदलना है तो ये संस्कृत से हिंदी में आ गया, ठीक है। अगर आप संस्कृत से इंग्लिश में बदलना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, देखिए इंग्लिश में हो गया, ठीक है। किसी भी भाषा में बदलना चाहते हैं उस भाषा में हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप स्टूडेंट सभी को आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी इंग्लिश को आप हिंदी में बदलना चाहते हैं तो उसे भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस। क्या करना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और फोटो चूज कर लेना है या डायरेक्ट भी आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ कोई भी फोटो, इंग्लिश का कोई भी पेज, जैसे इसे मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा चूज किया हुआ सारा इमेज आ गया है तो हम फिर से एक बार चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद देखिए ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश कर देंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है और इंग्लिश का को हम संस्कृत में बदलना चाहते हैं तो संस्कृत में टाइप कर देंगे तो संस्कृत में बदल जाएगा। अगर इंग्लिश का को हम अगर हिंदी में बदलना चाहते हैं तो ये हिंदी में बदल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में हो गया है। तो इसी तरह आप हेल्प ले सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है। लेकिन इन दोनों का उपयोग बिल्कुल यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं आए या सारा प्रश्न आप सोल्व कर लें और चाहते हैं कि और आप अपना प्रश्न को चेक करना चाहते हैं तब इसे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, IQ आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का उपयोग कब करना है, जब बिल्कुल आपको ना आए या सारा प्रश्न बिल्कुल बन जाए तो रीचेक करने के लिए आप कर सकते हैं गूगल लेंस का। और मैंने क्या बताया था ऐप आपको, एक गूगल ट्रांसलेट का, ये गूगल ट्रांसलेट, ठीक है।